हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी सेवइयों की मिठास। तो शुरू करें कहानी। पतिदेव को टूर पर जाना था। मैं सामान पैक करने में जुटी थी और ये जनाब टीवी देखने में। मुझे लगता है दुनिया भर के पुरुष इस मामले में एक से ही हैं। कहीं जाना हो तो कुछ सामान भले ही छूट जाए पर खबर एक भी न छूटे। खाना पीना ओढ़ना बिछाना जैसे सब कुछ खबरें ही हैं। पर आज तो हद हो गई। समय भागता ही जा रहा था और ये है कि टीवी पर ही नजरें गड़ाए बैठे हैं। सारी दुनिया की खबरों का जिम्मा आपने ही लिया है क्या? बड़बड़ाते हुए मैं टीवी बंद करने आई। अरे रुको रुको, इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है। श्रीमान जी मेरे इरादों को भांप कर मुझे रोकते हुए बोले। मैंने टीवी की तरफ देखा। कुछ बड़े नामी गिरामी पत्रकार धर्म के मुद्दे पर बहस कर रहे थे। यूँ तो उन सबके कुछ नाम थे पर मुझे दिख रहे थे कुछ जो सिर्फ मुसलमान थे, कुछ जो सिर्फ हिंदू थे। पूरा मुकम्मल इंसान तो कोई था ही नहीं। खैर, इधर पतिदेव टूर के लिए निकले, उधर मेरे खास रिश्तेदारों का फ़ोन आ गया। वो मेरे घर आना चाहते हैं। यूँ तो कभी कोई आए जाए अच्छा ही लगता है, पर ये रिश्तेदार बड़े ही हाई फाई व दिखावा पसंद थे। अब अपने घर की नाक न कटे इसका ध्यान मुझे ही रखना था। मैं शॉपिंग लिस्ट मन ही मन तैयार करने लगी। तभी मेरा दिमाग बेडरूम की तरफ गया। दरअसल बेडरूम की अलमारी बिल्कुल सड़ गई थी। कुछ समय पहले ही पता चला था कि दीमक उसे अंदर ही अंदर खा चुकी है। ये दीमक भी बड़ी खतरनाक होती है। इसका पता तब चलता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तुरंत पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया। दीमक मारक दवाइयों ने दीमक तो ख़त्म कर दी पर अलमारी का एक बड़ा हिस्सा जर्जर हो चुका था। सोचा था बाद में बनवा लेंगे, लेकिन अब उसको जल्दी से जल्दी बनवाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अलमारी का सारा सामान घर के दूसरे कमरों में बेतरतीब पड़ा था। इस उथल पुथल के दौरान मेहमानों के आने की सूचना, मैं तो एकदम परेशान हो गई। मैंने अपनी समस्या पास में रहने वाली मिसेस जुनेजा को बताई। उन्होंने कारपेंटर का नंबर दिया तो थोड़ी जान में जान आई। मैंने फ़ोन करके जल्दी से जल्दी उन्हें आने को कहा, पर उन्होंने भी काम ज़्यादा और कारीगर कम होने की बात कहकर आने में असमर्थता जताई। फिर शायद मुझ पर तरस खाकर उसने मुझे एक दूसरा नंबर दिया और कहा आप उनसे बात कर लें। पर वही ढाक के तीन बात। उसने भी कहा मैडम इस समय तो कारीगर मिलना मुश्किल है, फिर भी एक लड़का है, पूछता हूँ। अगले दिन कोई 25-26 साल का लड़का मेरे घर आया और कहा कि अमुक सर ने आपकी अलमारी बनाने के लिए कहा है। अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। मैंने उसे जल्दी से जल्दी अलमारी बनाने की ताकीद करते हुए पूछा क्या नाम है तुम्हारा? हामिद, कहकर वो अपने काम में जुट गया। अपनी आदत के मुताबिक जब मैं दोपहर को उसके लिए चाय नाश्ता लेकर गई तो उसने मुस्कुरा कर कहा नहीं दीदी, मेरे रोज़े चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, कहते हुए मैंने चाय नाश्ते की ट्रे उठा ली। हामिद उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला था। यूपी वाला होने के नाते एक भाईचारे का रिश्ता तो जुड़ ही गया था उससे। नौकरी के चक्कर में अपना शहर प्रदेश छोड़कर इधर उधर बसे खानाबदोशों में एक बड़ी विचित्र बात पाई जाती है। परदेश में अपने प्रदेश का हर व्यक्ति आपको अपना सा लगता है। इसे वही जान सकता है जो रोज़ी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में रह रहा हो। यही अपनापन मुझे हामिद में नज़र आया। मुझे वो बिल्कुल अपने छोटे भाई सा लगा। यूपी वालों की आदत के अनुसार ही हामिद भी काम करते समय बोलता रहता था। उसी ने बताया कि उसका परिवार वहीं कासगंज में रहता है। बीबी का नाम शबाना है, 2 बच्चे हैं, आदि आदि। रोज़े रखने के बावजूद हामिद मेरा काम बड़े मन से कर रहा था। हाँ, थोड़ी देर के लिए दोपहर में नमाज के लिए ज़रूर जाता। मैं आश्वस्त थी। तभी मेरे रिश्तेदारों का फ़ोन आया। उनका प्रोग्राम कुछ बदल गया। अब वो 28 की जगह 26 को, यानी ठीक ईद वाले दिन आ रहे हैं। फ़ोन रखते ही मैंने हामिद से जल्दी काम ख़त्म करने को कहा और बाकी तैयारियों में जुट गई। शाम को ढेर सारे बैग से लदे फंदे जब बाज़ार से लौट रही थी तो मिसेस जुनेजा टकरा गई। मैंने उन्हें फ़ोन नंबर देने के लिए शुक्रिया कहते हुए कहा हामिद अच्छे से काम कर रहा है। मिसेस जुनेजा चौंकते हुए बोली क्या हामिद, तब तो हो चुका तुम्हारा काम। ईद आने वाली है, देखना अपने गांव जाएगा ईद मनाने, आखिरी जुम्मे से छुट्टी ले लेगा। तुम्हारी अलमारी तो फंस गई। अब इतनी जल्दी कोई दूसरा इंतज़ाम भी नहीं हो सकता। अब सामानों को कैसे व्यवस्थित करोगी, इसके बारे में सोचो। मैं निरुत्तर सी हो गई।
मुझे लगा हो सकता है मिसेस जुनेजा की बात सही हो, हामिद भी तो घर जाने की बात कर रहा था। ओह, तो क्या मेरा काम यूं ही अटका रहेगा? फिर खुद से ही अपनी बात को काटा। अरे नहीं, हामिद तो कह रहा था कि वो समय पर काम करके देगा, कितनी लगन से लगा भी है। दूसरे दिन हामिद ने आते ही कहा, दीदी आज दोपहर में ही चला जाऊंगा, रमज़ान का आखिरी जुम्मा है ना, फिर शाम को आऊँगा थोड़ी देर के लिए। पर मेरी अलमारी, कहना चाहते हुए भी शब्द मेरे गले में अटक गए। उसके भोलेपन और आस्था के आगे मैं कुछ कह न सकी। शाम को हामिद नहीं आया। हो गई होगी देर, शायद कल सुबह जल्दी आ जाए। मैंने खुद को दिलासा दी, पर दूसरे दिन भी हामिद नहीं आया। फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मैं फ़ोन मिलाते मिलाते हलकान हुई जा रही थी। तभी मिसेस जुनेजा आ गई। घर का नज़ारा देखकर बोली, लो हो गई छुट्टी? मैंने तो पहले ही कहा था कि जुम्मे से आना बंद कर देगा। नाम पूछने के बाद तुम्हें काम शुरू ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता रमज़ान का महीना चल रहा है, पूरे घर में लकड़ी का बुरादा फैला है। अब मेहमानों को कहाँ बिठाओगी, कहाँ सुलाओगी? मिसेस जुनेजा तो कहकर चली गई, पर मेरा दिल कह रहा था हामिद ऐसा नहीं है। हो ना हो, कोई ऐसी बात ज़रूर है जो ठीक नहीं है। हामिद की फ़िक्र में रात बड़ी बेचैनी से कटी। अगले दिन मेरे विश्वास को बहाल करते हुए हामिद आ गया। उसके पाँव में पट्टी बंधी थी। उसने बताया कि जुम्मे की नमाज़ पढ़कर लौट रहा था कि ऑटो की चपेट में आ गया। मोबाइल वहीं गिर गया। जब होश आया तब तक शायद किसी ने उठा लिया होगा। आपको खबर भी न कर सका। मन में बस एक ही चिंता थी कि आपकी अलमारी पूरी हो जाए। आपके विशेष मेहमान जो आ रहे हैं, इसलिए हिम्मत करके चला आया। मेरा मन करुणा से भर उठा। पर कल तो ईद है हामिद, मैंने उससे पूछा। जी दीदी, पर आज इतना तो कर ही दूं कि आपका कमरा साफ़ हो जाए और आप बेड डाल सकें। मेरे मन में उमड़ती ममता से अनभिज्ञ वो काम में जुट गया। रोज़े के कारण उसे कुछ खाना तो था नहीं, ऊपर से चोट की कमज़ोरी। इस कारण मुझे चिंता सी हो रही थी। मैं बार बार उसे देख आती, ठीक तो है, पर वो किसी अजय योद्धा की तरह अपने काम में जुटा दिखता। दोपहर के 3 बज गए। मैंने उसे आवाज़ दी, अरे हामिद, तुम आज नमाज अदा करने नहीं गए? नहीं दीदी, आज यही नमाज अदा कर ली। काम ज़्यादा है ना, और फिर मेरा अल्लाह हर पल मेरे साथ है। उसके कहने के दार्शनिक अंदाज पर मैं मुस्कुरा दी। शाम 7 बजे मैंने फिर पूछा, हामिद घर नहीं जाना है क्या? अभी नहीं दीदी, जितना काम कर सकता हूँ कर लूँ। रात 10 बजे तक हामिद काम में जुटा रहा। मैं बार बार उसे जाने को कहती रही, पर वो मुस्कुरा कर काम करता रहा। आखिरकार उसकी लगन पर समय ने भी हार मान ली। उसने अलमारी खड़ी कर दी, बेड लगा दिया, फिर मेरे पास आकर बोला, दीदी देखिए काम हो गया। वाह हामिद, तुमने तो कमाल कर दिया। 4 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया। मैंने आश्चर्य मिश्रित खुशी में कहा। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने काम पूरा ना हो सकने का सोचकर एटीएम से पैसे तो निकाले ही नहीं थे। मैंने धीमे से कहा, पर हामिद तुम्हारे पैसे तो? कोई बात नहीं दीदी, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। आज रात घर निकल जाऊंगा, ईद के हफ्ते भर बाद लौटूंगा, तब ले लूँगा। मैं तो ये सोचकर काम जल्दी ख़त्म करना चाहता था कि दीदी के मेहमान आ रहे हैं, उनको दिक्कत होगी। मेरा मन कृतज्ञता से भर उठा। मैंने उसे मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए कहा, ईद मुबारक हामिद, बच्चों के लिए लेते जाओ। उसने शुक्रिया कहते हुए डिब्बा ले लिया। फिर अपने थैले से निकालकर सेवइयों का एक पैकेट देते हुए कहा, दीदी ये आपके लिए लाया हूँ, अगर आप ले लें तो। अरे क्यों नहीं, इन सेवइयों की मिठास तो बहुत ख़ास होगी। मैंने लपक कर सेवइयों का पैकेट लेते हुए कहा। हामिद चला गया। मैं सेवइयों का पैकेट पकड़े पकड़े अलमारी को देखने लगी। ईद पर दोनों ही हामिद का तोहफा थे। मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह याद आ गई। उस हामिद ने दादी को तोहफा दिया था और इसने दीदी को, और उस दादी की तरह आज इस दीदी की आंखें भी नम थीं। ईद के दिन मेहमान भी आ गए। मैंने सेवइयों के पैकेट से निकाल कर मीठी सेवइयाँ बनाईं। वास्तव में उनमें अनोखी मिठास थी जो केवल महसूस की जा सकती थी। हम उसके जायके का लुत्फ़ ले ही रहे थे कि किसी ने टीवी चला दिया। टीवी पर फिर वही न्यूज़ चैनल्स और फिर वही बहसें। उन चीखते चिल्लाते लोगों में से कुछ सिर्फ हिंदू थे, कुछ सिर्फ मुसलमान। पूरा मुकम्मल इंसान कोई नहीं था। पता नहीं क्यों, पर अचानक मुझे सबके सब दीमक लगने लगे। नन्ही नन्ही छोटी छोटी, एक चावल के दाने के बराबर, पर जो अंदर ही अंदर सिर्फ देश को ही नहीं, पूरी इंसानियत को खोखला कर देती है। अफसोस इसका पता तब चलता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। उफ, मैं पीड़ा से भर उठी।
तभी मेरी नज़र सेवइयों पर गई। मैंने मन को तसल्ली दी, नहीं, सब कुछ खत्म नहीं होगा। सब कुछ खत्म होने से पहले कोई हामिद होगा जो उस नुकसान को रोक देगा। कोई दीदी होगी जिसका मन ममता से छलकेगा, और उन दोनों के बीच होगी सेवइयों की मिठास, इतनी मिठास जिसके आगे कोई कड़वापन ठहर ही नहीं पाएगा। शुक्रिया हामिद, हमें और तुम्हें ही तो कायम रखनी है इन सेवइयों की मिठास। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी सेवइयों की मिठास, एक अपनेपन के मिठास से भरी हुई कहानी। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।